है, ठीक है। हमने देखा था कि हम जब HTML शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये एक मैजिक लाइन लिखनी पड़ती है, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर नॉट डॉक टाइप HTML, जिससे हमें क्या पता चलता है, HTML5 का वर्जन पता चलता है किससे, ब्राउजर को, ठीक है। देन हमने कहा था कि हम हर चीज टैग के अंदर लिखते हैं। टैग एक स्पेशल नेम होते हैं जिनका कुछ खास पर्पस होता है और हमारा ब्राउजर उसको देख के अंडरस्टैंड कर लेता है। फिर हमने कहा था कि हम जितनी भी अपनी पूरे पेज की कोडिंग करेंगे वो सारी की सारी HTML के टैग के अंदर करेंगे। हमने देखा कि एक ओपनिंग होती है टैग की और एक क्लोजिंग होती है। डिफरेंस क्या होता है, बैकस्लैश, ठीक है। इसके अंदर हम अपने पेज को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक हेड के अंदर और एक बॉडी के अंदर। हेड के अंदर हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, ग्रे लाइन से ऊपर वाली, यानी कि उसका टाइटल बार, और दूसरी मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स हम बाद में देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारी पूरी वेब पेज की इंफॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर, सारा कुछ पड़ा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से टैग्स हैं और वो किस लिए यूज होते हैं। तो सबसे नंबर 1 हमारे पास आ रही है हेडिंग्स। HTML आपको हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने MS वर्ड के अंदर देखें तो आपके पास काफ़ी सारी हेडिंग्स होती हैं डिफरेंट काम के लिए। सपोज करें आप अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपके पास एक हेडिंग होती है सबसे टॉप, फिर उसकी आगे डिस्क्रिप्शन होती है। अगर उसका कोई सब टॉपिक हो तो उसकी हेडिंग भी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी स्मॉल होती है। इसी तरीके से HTML के अंदर भी आपको क्या चीज़ मिलती है, हेडिंग्स मिलती हैं, और हेडिंग का टैग का नेम क्या है, H1, ठीक है। अच्छा, H1 टैग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये तो देख लिया कि ये हमारे पास टैग होते हैं जिसकी एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है। जो टैग का नेम होता है, अगर मैं इस अकेले नेम को कॉल करूं, या अगर मैं आपको बताने के लिए आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, इस जो अंदर आपके लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। यानी बॉडी का एलिमेंट, बॉडी, H1 एलिमेंट, हेड, टाइटल, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। लेकिन जब मैं उनको लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिख देता हूं तो वो क्या बन जाते हैं, टैग बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। H1 हमारे पास हेडिंग होती है, इसका नाम होता है हेडिंग 1, मतलब हेडिंग नंबर 1, ठीक है जी। मैं इसके अंदर आप अपनी हेडिंग का जो भी टाइटल, मतलब हेडिंग के अंदर जो भी लिखना है, जो भी टॉपिक है आपका, जाहिर बात है आप अपना वेब पेज क्यों बना रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए बना रहे हैं ना। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पुट करेंगे, कैसे, हर टैग के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ मैंने कहा कि H1, भाई आपके पास एक हेडिंग आ रही है, कौन सी, हेडिंग 1। तो ओपनिंग टैग बता रहा है कि यहां से हेडिंग 1 स्टार्ट होगी, कहां तक चलेगी, जहां तक क्लोज नहीं होता। और इसके अंदर क्या होगा, जो भी यूजर इंफॉर्मेशन या कंटेंट रखेगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ हेडिंग 1, वैसे ही लिख देता हूँ हेडिंग 1। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, जो भी लिखना चाह रहे हैं आप, साथ में हेडिंग 1 भी भले लिख दें। हेडिंग 1 में इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि यहाँ पर हेडिंग 1 है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट पेज डॉट HTML कल की हमारी फाइल है, हम उसी को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास हेडिंग 1 आ चुकी है, ठीक है जी। हेडिंग 1 हमारे पास आ गई। अब क्या है हमारे पास, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास H1 to H6 तक हेडिंग्स होती हैं। कितनी हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर, 6 हेडिंग्स, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं H2, यहां पर मैं डमी डाटा दे देता हूं। डमी डाटा से मुराद है कि वैसे टेम्परेरी, यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग 2, और
एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगेन एंड अगेन नहीं लिखना पड़ेगा। H3 H4 आज आपने बहुत केयरफुली लेक्चर को देखना है क्योंकि आपकी असाइनमेंट रेडी है जो आपने आज बनानी। H6 ठीक है जी, H6 क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये आप देख सकते हैं हेडिंग्स जैसे जैसे उसका टैग इंक्रीज होता जाता है, यानी कि उसकी नंबरिंग 1 2 3 4 सो ऑन आगे जाती जाती है, तो उसकी हमारे पास जो व्यू है वो छोटा होता जाता है। यहाँ पर हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 थोड़ी सी उससे छोटी हो गई, हेडिंग 3 उससे छोटी होगी, हेडिंग 4 उससे छोटी, और सो ऑन ऐसे ये चलती रही। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन यहाँ पर है जब आप एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल पेज बना रहे होते हैं जिसके अंदर जैसे एक बुक होती है, वैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर आप कोई ऐसा पेज बना रहे हैं जिसके अंदर एक बुक की तरह का स्ट्रक्चर है। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर हेडिंग्स देते हैं, हेडिंग 1, और उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन जो भी होंगी, हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखते हैं। फिर आप समझते हैं कि जो हेडिंग 1 है उसके सब टॉपिक हैं कुछ, तो आप उसको क्या करोगे, हेडिंग 2 के अंदर डाल दोगे। फिर आप देखते हो कि अगर हेडिंग 2 के भी कुछ सब टॉपिक है तो आप हेडिंग 3 के अंदर डाल दोगे। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है इसको यूज करने की। दूसरी ये है जिसको हम जुगाड़ भी कहते हैं, या वैसे ह्यूमन बीइंग हम ऐसा काम कर देते हैं कि मैं चाहता हूं कि यार कोई चीज बोल्ड भी हो, ये बोल्ड है ना, मतलब कि थोड़ी सी नुमाया है, ठीक है, ऐसी भी हो लेकिन छोटी हो, तो हम उसको साइज के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर के लिहाज से तो H5 यहाँ पर नहीं आ सकती। सपोज करें कि मैं अपनी कोई वेब पेज है उसके अंदर मैं हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग दे रहा हूँ। अब कॉमन सेंस क्या बनती है कि फर्स्ट हेडिंग आपकी सबसे बेस हेडिंग होती है, उसको H1 में आना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार वो इतनी बड़ी ना डिस्प्ले हो, बुरी लग रही है इतना बड़ा डिस्प्ले, ठीक है, जैसा कि ये बहुत बड़ा है, तो मैं आप उसको साइज के अकॉर्डिंग चूज कर लूंगा कि यार ये हेडिंग 4 में बेस्ट रहेगी मेरे पास, तो मैं उसको हेडिंग 4 में डाल दूंगा। मुझे तो कोई नहीं पूछेगा कि यार आपने हेडिंग 1 2 3 तो दी नहीं, डायरेक्ट 4 दे दी, तो मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये चीज इसकी एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ। हेडिंग्स क्लियर है? हेडिंग के अंदर कोई क्वेश्चन? क्लियर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ। हमारे पास पैराग्राफ किस लिए यूज होता है? जब हमें किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो या कोई एक पैरा लिखना हो। आप देखें आपका न्यूज़पेपर है या आपकी बुक है, वो एक पैराग्राफ्स की फॉर्म में होती है। एक पैरा होता है, उसके बाद स्पेस आ जाती है, लाइन ब्रेक होती है, देन आपके पास नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो जब भी आपने पैराग्राफ लिखना हो या कोई भी सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल लाइन लिखनी हो, तो आप किस टैग के अंदर लिखेंगे? पैराग्राफ के टैग के अंदर। और उस टैग को क्या कहते हैं? पी का टैग। ठीक है, पी के टैग के अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे। जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट हेडिंग है, आप उसकी कोई इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैराग्राफ यूज्ड टू डिस्क्राइब any set of statements in our web pages। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ आ चुका है। देखें डिफरेंस क्या है हेडिंग में और पैराग्राफ में। पैराग्राफ आपको बोल्ड नहीं लग रहा, ठीक है, बोल्ड नहीं है, ये नुमाया है, बोल्ड हो चुका है। दूसरा ये बड़ा है, पैराग्राफ एक खास साइज में है। बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होते हैं इसके पैराग्राफ के। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो पिक्सल की फॉर्म में वर्क कर रहा होता है। पिक्सल्स क्या होते हैं कि हम
कितना बड़ा किसी चीज को कितने पिक्सल के अंदर शो करवाना चाहते हैं। 1 मिनट। तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। पैराग्राफ डिफरेंट जगहों पर यूज होता है। मैं यहाँ पर आपको, हमारे पास स्टेटमेंट एक ही है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं 2-3 बार, ठीक है, तो हमारा एक पैरा सा बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या आते हैं कि क्या हो अगर मैं कहीं पर डबल स्पेस डाल दूं। डबल स्पेस अगर डाल दूं, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक सिंगल स्पेस है। अगर मैं यहाँ पर एक और स्पेस डाल दूं, 3 डाल दूं, 4 डाल दूं, 5 डाल दूं, क्या होगा? आप क्या कहते हैं, क्या होगा? माइक खोल ले बंदा यार, क्लास में बैठे हैं आप। अच्छा अच्छा, नहीं आपको आइडिया नहीं है या आपने आंसर नहीं देना इसका। तो अगर हम एक से ज्यादा स्पेसेस डाल दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ब्राउजर हमारा सिर्फ उसको एक स्पेस कंसिडर करेगा। तो यहाँ से आपने ये बात का ख्याल रखना है, अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस जितनी मर्जी डालता रहूं तो ब्राउजर क्या कंसीडर करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस कंसीडर करेगा। ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर इंटर डाल दूं तो क्या होगा? तो भी वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार मतलब ये लाइन बहुत आगे तक जा रही है, अगर मैं इसी लाइन को आगे ले जाऊं, यहाँ पर नहीं जा रही। कुछ ब्राउजर्स के अंदर अगर हम एक लाइन लिखें तो वो आगे को लंबी सी चली जाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो, तो आप इंटर डाल के अपने कंटेंट को अपने हिसाब से यहाँ पर पेज के अंदर कोडिंग एज अ डेवलपर देखने के लिए आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पर व्यू के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्यू आपका सेम एज इट इज जैसे का तैसे रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी। तो पैराग्राफ आपको क्लियर है, हेडिंग्स आपको क्लियर है। इससे मिलता जुलता आप स्ट्रक्चर कोई भी बना सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा, हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास वेब डेवलपमेंट है और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो आगे मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ यहाँ पर H2 को मैं कह देता हूँ जी आपकी क्या है, फ्रंट एंड। ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड की भी अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ, फ्रंट एंड इज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। ठीक है, ये भी आपके पास एक पैराग्राफ बन गया है। तो यहाँ से आपको ये चीज मिलती है कि आप जितने मर्जी पैराग्राफ डालें जहां मर्जी। और मजे की बात यह है, यहाँ पर आपने एक पैराग्राफ डाला है तो आप अब इसी पर चाह रहे हैं कि एक और पैराग्राफ हो, तो आप इस पी के टैग को क्लोज करें। ये वाला हमने पहले ऑलरेडी क्लोज किया था। तो आप नया पैरा शुरू कर दें। ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारा नया पैरा जो है वो यहाँ से उसने लाइन ब्रेक की, वो यहीं से नहीं शुरू हुआ, उसने लाइन ब्रेक की, बल्कि नीचे एक और लाइन छोड़ दी ये दरमियान में, फिर नया पैरा शुरू कर दिया। ठीक है। तो आप जितने चाहें पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, जितनी आपकी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन वेब पेज के अंदर हो। क्लियर हो गया? आगे है HTML इमेज। इमेज अभी हमने नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है इमेज पर, तो हम वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। आगे HTML एलिमेंट्स है। एलिमेंट किसे कहते हैं वो यहाँ पर बता रहा है कि टैग्स के अंदर जो चीज लिखी होती है उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। टैग का जो नेम होता है बेसिकली। ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ये कल हमने बात कर ली थी कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप उसको अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, डजेंट मैटर।
आगे क्या है, डोंट फॉरगेट द एंड टैग। ये बहुत बात है, कल भी मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट बात है। क्या चीज, जो भी आपने चीज लिखी है उसको आपने क्लोज लाजमी करना है, ठीक है। सपोज अगर आप इसको क्लोज H2 है, ये आपके पास फ्रंट एंड लिखा है H2, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एंड हो रहा है। सपोज करें अगर आप इसको क्लोज नहीं करते तो क्या होगा, आपका कंटेंट खराब हो जाएगा। कैसे, उसने कंसीडर किया कि ये जो पैराग्राफ है ये भी आपका हेडिंग के अंदर आ रहा है तो ये पैराग्राफ ठीक है, वेल एंड गुड। उसने क्या किया, यहां से देखें लाइन ब्रेक कर दी है, नई लाइन से पैरे को शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने हेडिंग 2 की प्रॉपर्टीज भी ऐड कर दी, ठीक है। तो आपका कंटेंट खराब हो गया ना। आप सोचें कि यार मैंने तो चाहा था कि हेडिंग सिर्फ नुमाया हो, बोल्ड हो, तो पैराग्राफ ना हो। आपका यार ये क्या एरर है, कहां पर प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि आपने हेडिंग 2 का टैग जो है वो क्लोज नहीं किया। इसलिए आप जब भी कोडिंग करें तो आप यही प्रैक्टिस फॉलो करें जो मैं करता हूं। मैंने अगर H2 लिखी है साथ ही मैं क्लोज भी कर देता हूं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग जो इनिशियल लेवल पर शुरू करते हैं कोडिंग, वो क्या करते हैं, उन्होंने जी H2 लिखा और जो भी कंटेंट लिखना है वो लिखा, बाद में भूल जाते हैं बंद करना, वो आगे की तरफ मूव कर पड़ते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास एक एरर बिल्ड हो जाता है, ठीक है, उससे आपने बचना है। ओके हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन है। ओके जी, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। ठीक है, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एक एलिमेंट के अंदर आप एक और एलिमेंट को लिख दें, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, उसकी एप्लीकेशन कहां पर है, तो हम आगे एक और टैग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ नेस्टेड एलिमेंट्स किसे कहते हैं। पहले आप ये देख लें एम्प्टी HTML। कल मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा हर टैग का ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है, यानी कि जो भी हम टैग शुरू करते हैं उसका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी। जैसे आप ये देखें H1 है, इसको मैंने ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है। क्यों? तो ये आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। ऐसे टैग्स क्यों है जिनकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कोई ना कोई कंटेंट भरना होता है, कोई ना कोई कंटेंट लिखना होता है, इस वजह से इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी होती है। क्लोजिंग से हमें ये निशानदही हो जाती है ब्राउजर को कि यहां से लेके यहां तक जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो इस टैग की मलकियत होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिनके अंदर हमने कंटेंट नहीं लिखना होता, जिनका कुछ खास मकसद होता है सिर्फ, जैसे कि ये वाली लाइन थी। इसी तरीके से हमारे पास और भी टैग हैं दो तीन, मैंने कल भी कहा था कि जिनकी क्लोजिंग नहीं होगी। वो कौन से हैं? पहला है BR। BR का क्या टैग होता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने कंटेंट तो नहीं लिखना कोई, तो हमने सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए कि भाई आप आओ और लाइन ब्रेक कर दो और चले जाओ, बस। तो ये हमने लिख दिया। तो आप यहाँ पर देखें वेब डेवलपमेंट हेडिंग 1 के बाद आपके पास स्पेस कितनी है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास स्पेस बढ़ गई है ना। क्यों? क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक कर दी। अगर मैं यहाँ पर 4-5 लाइंस ब्रेक कर दूंगा तो वो क्या होगा, लाइंस ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसकी एप्लीकेशन कहीं और भी यूज हो सकती है। कैसे? मैं पी का टैग है मेरे पास, मैंने बात की कि मैं पी के टैग के अंदर अगर कहीं पर भी इंटर करूं, लाइन ब्रेक करूं, तो वो वहां पर इफेक्ट नहीं करेगी, वहां पर वैसे की वैसे ही रहेगी। तो मैं अगर चाहता हूं कि वहां पर भी लाइन ब्रेक हो मेरे पैराग्राफ के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास उसके लिए कौन सा टूल यूज हो रहा है, अवेलेबल कौन सा है, जो हमने अभी पढ़ा है, BR का टैग। तो आप वहां पर BR का टैग लगा दें, सिंपल, आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। यहां पर आपने देखना है अभी मैजिक होने जा रहा है, ठीक है। ये लाइन यहां से ब्रेक हो चुकी, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ यूज यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ पर BR का टैग लगाऊंगा और लाइन को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर आपके पास अगेन लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है, क्लियर है। अब आप कह सकते हैं, आपके माइंड में आ सकता है कि हमें फिर डबल डबल पैराग्राफ के टैग्स लगाने की जरूरत नहीं। मतलब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ का टैग लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ शुरू किया, तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं, मैं यहाँ पर सिंपल एक बीआर का टैग लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसा भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एज अ डेवलपर आपको ये पता चल जाता है कि यार ये एक अलग पैराग्राफ है। यानी कि अगर आपने किसी ने टेक्निकल राइटिंग पढ़ी हो, तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर क्या होता है, एक पैराग्राफ टॉपिक के एक खास हिस्से को कवर कर रहा होता है और दूसरा पैराग्राफ टॉपिक के खास दूसरे हिस्से को कवर कर रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग के लिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हैं, पैराग्राफ दो लिख देते हैं, एक यहाँ पर पैराग्राफ और एक दूसरा। वो क्यों? कल को आपको क्लाइंट से मुराद जो आपसे वेबसाइट्स बनवा रहा है, वो कहता है कि यार दूसरा नंबर पैराग्राफ है ना जो, उसके अंदर फलां चेंजिंग कर दो, तो तब आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि बीआर का टैग कहाँ पर लगा है, और आप फिर सोचे हाँ यार बीआर का टैग मैंने क्यों लगाया था, यार मैंने पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए लगाया था, या दो पैराग्राफ अलग अलग से लिखने के लिए लगाया था। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपके पी के टैग डिफरेंट लगे होंगे तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि यार ये अलग पैराग्राफ है, वो अलग पैराग्राफ है। तो ये इसलिए भी यूज हो सकता है। बाकी ये टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको डबल बेस देता है एक चीज को करने के। ठीक है जी, बीआर का टैग आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास एक और टैग आता है, मैं इस बीआर को रिमूव करता हूं क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ये बीआर ऐसे ही लिखे रहने देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा अब क्या है, एक और टैग है बीआर के बाद, एचआर का टैग। एचआर का टैग क्या करता है, वो हॉरिजेंटल लाइन डिस्प्ले करवाता है। हॉरिजेंटल लाइन ये क्या करता था, बीआर का ब्रेक करता था किसको, लाइन को। और एचआर का टैग क्या करता है, हॉरिजेंटल लाइन डिस्प्ले कर देता है। कैसे? ऐसे ऐसे एक आपके पास लाइन आ गई। ठीक है, ये लाइन आपको नजर आ रही है। तो ये होता है, अक्सर आपने सीरीज में देखा होगा, तो वहां पर ऊपर टाइटल आ जाता है, नीचे लाइन ब्रेक हो जाती है। तो कहीं पर भी आपके पास जहां पर लाइन ब्रेक हो रही हो, तो वहां पर आपने समझ लेना है कि वहां पर क्या यूज हो रहा है, एचआर का टैग यूज हो रहा है। यानी आप सेक्शंस बना देते हैं कि ये एक सेक्शन एक काम के लिए और दूसरा दूसरे काम के लिए। ठीक है, अब हमने ये बात की थी कि इन टैग्स की क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर कंटेंट नहीं होता। तो फिर इनको लिखने का एक खास तरीका है। कैसे? आप डायरेक्ट एचआर भी लिख सकते हैं, देखें वर्क कर रहा है। लेकिन बैड प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस क्या है या स्टैंडर्ड क्या है कि आप इन टैग्स से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा दें। भाई बॉडी बंद हुई है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप इनसे पहले क्या करें, स्लैश लगा दें। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए गुड प्रैक्टिस है। ना भी लगाएं तो कोई इश्यू नहीं है, आपका टैग काम करेगा। ठीक हो गया। अब नेस्टेड टैग्स, मैंने आपको कहा था कि हम नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर इसकी एग्जांपल ये देख सकते हैं कि पी का टैग है ना, इसके अंदर आपने बीआर का टैग यूज किया। ठीक है, तो हम टैग के अंदर दूसरा टैग यूज कर सकते हैं। तो आप इससे पहले इसकी भी एग्जांपल देख सकते हैं। हेड का टैग है ना, इसके अंदर मैंने टाइटल का यूज किया हुआ है हेड के टैग के अंदर, तो ये भी तो नेस्टेड हो गया ना। बॉडी है, बॉडी के टैग के अंदर मैंने डिफरेंट टैग्स यूज किए हैं, तो ये भी तो नेस्टेड हो गए ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप पूछा करें कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है एचटीएमएल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम किसे कहते हैं? अब देखें, रियल वर्ल्ड में हर चीज की प्रॉपर्टी होती है, एक कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। मैं हूँ, ह्यूमन हूँ, पर्सन हूँ, मेरी कुछ प्रॉपर्टी है। कैसे? मेरा कोई नेम है, एड्रेस है,
या और भी बहुत सी चीजें हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे बारे में बताती हैं। इसी तरीके से टैग की भी एट्रीब्यूट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो टैग के बारे में बता रही होती हैं। ठीक है, टैग के बारे में बता रही होती हैं। उन एट्रीब्यूट्स को हम कहां पर लिखते हैं? हम जो ओपनिंग टैग होता है, ओपनिंग उसका पार्ट होता है, उसके अंदर लिखते हैं। क्लोजिंग के अंदर नहीं लिखना, क्लोजिंग के अंदर सिर्फ क्लोज कर देना, दैट्स इट, खत्म। जो ओपनिंग होता है उसके अंदर आपने उसकी एट्रीब्यूट्स देनी होती हैं। एट्रीब्यूट्स कैसे होती हैं? उस टैग का नेम होता है। अब आप कहेंगे कि ये भी एक नेम है और आप एक एट्रीब्यूट नेम भी दे रहे हैं, तो ये किस लिए यूज होता है हम इस पर बाद में बात करेंगे जब हम बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपने याद रखना है कि हर टैग का आप एक खुद से भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, आप उसकी आईडी भी दे सकते हैं। आईडी क्या होता है हम वो भी बाद में बात करेंगे। सिर्फ आपने यहाँ पर मकसद समझना है कि हर टैग की एट्रीब्यूट्स होती हैं। उसके बाद लैंग्वेज का टैग होता है, लैंग्वेज की एट्रीब्यूट होती है। अक्सर HTML के स्टार्ट के अंदर आप अगर नेट पर देखें, अगर आप कोई कोड उठाएं नेट से, तो HTML के अंदर लैंग यहां पर लिखा होता है en। इससे क्या मुराद होता है? ये आपके पास एट्रीब्यूट होती है किसकी? HTML की। ये ब्राउजर को बताती है कि भाई आपकी जो HTML आ रही है उसकी लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी। अब आपको शायद याद आ रहा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के टॉप पर यहाँ पर साइड पर कॉर्नर पे लिखा होता है कि लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें, तो वो यहाँ पर डिफाइन होती है लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू या सो ऑन, जौन सी भी हो। तो आपको पता चल जाता है कि आप ब्राउजर को पता चल जाता है कि आपका जो पेज है वो कौन सी लैंग्वेज पर बना हुआ है। वो इंग्लिश पर बना हुआ है। ये किसकी एट्रीब्यूट है? HTML की एट्रीब्यूट है लैंग। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? की वैल्यूज के पेयर में। की कैसे? की वैल्यूज कैसे? ये की है, की क्या है? एट्रीब्यूट का नेम है, जो भी एट्रीब्यूट है। और ये डबल कोटेशंस के अंदर, इसको हम कोटेशंस कहते हैं। डबल कोटेशंस के अंदर क्या है? वैल्यू है आपके पास। ठीक है, वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर नेम किया है, ये नेम क्या है? की है, एक की है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? हम कोई भी रख सकते हैं। मैं कहता हूं माई हेडिंग 1। ये मैंने एक अपनी तरफ से डमी एक क्या कर दिया है, उसकी एक वैल्यू रख दी है। यहां पर आपने जो बात याद रखने वाली है वो ये है, वैल्यू आप एज अ डेवलपर कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो की है वो आप अपनी तरफ से नहीं दे सकते। वो जो एट्रीब्यूट्स लैंग्वेज ने, HTML ने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, सिर्फ आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। आपके पास एक एट्रीब्यूट होती है टाइटल। ठीक है, अब टाइटल क्या करता है? टाइटल आपके पास एक की है और उसकी आप कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कह दूं, वैल्यू रख सकता हूं यहाँ पर माई टाइटल। अब इससे होता क्या है? अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो आपके व्यू के अंदर कोई चेंजिंग्स आई नहीं आई, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं चेंजिंग्स कहां पर आई। मैं जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा हेडिंग पर, तो आपने नोट करना है, ये छोटा सा माई टाइटल लिखा आ रहा है। तो ये क्या है? ये टाइटल है किसका? हेडिंग का, हेडिंग 1 का एट्रीब्यूट है, जो उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर सिर्फ HTML लिख दूं, तो अब आप सोचें एज अ यूजर वेबसाइट को यूज करें, आप कहें यार HTML क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी। अब क्या होगा? जब भी यूजर यहाँ पर जाएगा, देखेगा कि यार इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, ये HTML है क्या, तो वो ऐसे ऊपर लेके जाएगा, तो वहां पर नीचे लिखा आ जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होती हैं, हर टैग की होती हैं। किसी भी टैग की आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं, पी टैग की बना लें, किसी की भी, लेकिन बनानी कहां पर है? ओपनिंग, ओपनिंग टैग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर नहीं। और ओपनिंग टैग के अंदर भी कहां पर बनानी है? टैग के एलिमेंट के बाद, यानी कि एलिमेंट जो नेम है उसका, उसके बाद स्पेस देके। और उसको लिखने का तरीकाकार कैसे होता है कि आप
उसकी एक की लिखते हैं और एक वैल्यू लिखते हैं डबल कोटेशंस के अंदर। और आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, एक की बजाय आप हजारों एट्रीब्यूट्स दे दें। तो कौन कौन से और एट्रीब्यूट्स हैं, अभी हमने टाइटल पढ़ी है, तो आप आईडी भी आगे चल के पढ़ेंगे। आईडी दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, सॉरी नेम, वैल्यू। अभी आपने घबराना नहीं है कि ये नेम वैल्यू आईडी क्या है, ये हम सारी वन बाय वन पढ़ेंगे जब इनका टाइम आएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी शो नहीं होती हैं आपके यूजर को, ये सिर्फ हमारी इंटरनल वर्किंग के लिए होती हैं, ठीक है। यूजर को नहीं शो होती, यूजर को सिर्फ टाइटल की शो होगी। उसके अलावा अगर जरूरी नहीं है आप हर किसी के अंदर टाइटल देंगे, टाइटल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप जहां पर रिक्वायर्ड हो वहां पर देंगे। तो आईडी नेम वैल्यू ये सारी आपकी इंटरनल वर्किंग के लिए होती हैं। क्लियर है एट्रीब्यूट, कोई क्वेश्चन एट्रीब्यूट के अंदर? आपने नो इसका सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्योंकि एट्रीब्यूट्स आगे चल के हमारे पास बहुत यूज होगी। हमारी जो बैकएंड है वो ज्यादातर एट्रीब्यूट्स पर बेस कर रही होगी। जब हम HTML और बैकएंड को दोनों को मिला देंगे ना, उनका लिंक करवाएंगे, तो वहां पर एट्रीब्यूट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे कल के लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट था। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, ज्यादा नहीं, हम एक स्लाइड और देखेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आगे हमारे पास आते हैं बी के टैग और आई का टैग, ठीक है। बी का टैग और आई का टैग कैसे होता है, सिंपल है। जैसे अगर आप किसी ने MS वर्ड यूज किया हो, सारा कुछ ये वही है। कैसे, यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ है, ये वाला पैरा ले लेते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप किसी खास वर्ड को बोल्ड कर दें, नुमाया कर दें, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि पैराग्राफ यूज टू डिस्क्राइब, मैं चाहता हूं इतनी चीज जो हमारी है ये नुमाया हो जाए, यूजर को एम्फसाइज हम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी का टैग लगा दूंगा, बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, ठीक है। यहाँ पर भी आपने नोट करना है, बी ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो जो कंटेंट मैं बोल्ड करना चाह रहा हूं, मैं इतना कंटेंट बोल्ड करना चाह रहा हूं ना, यहां तक डिस्क्राइब तक, तो इसको मैं यहां से उठा के इस टैग के अंदर रख दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा इतना पार्ट बोल्ड हो जाएगा। यहां पर आपको नजर आ रहा है पैराग्राफ यूज टू डिस्क्राइब, ये क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, मैंने जितना अपना कंटेंट, जितनी सेंटेंस, जितने वर्ड्स बोल्ड करने थे, तो मैंने उनको उठा के एक बी के टैग के अंदर रख दिया, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो खास ख्याल आपने ये रखना है, जितना भी कंटेंट आपने बोल्ड करना है उसको ही सिर्फ टैग के अंदर रखना है, और टैग बाद में क्लोज भी कर देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, आपका सारा पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ये बोल्ड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई का टैग। ये क्या करता है, इटैलिक कर देता है, इटैलिक। अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा स्टेटमेंट्स का वर्ड जो है वो इटैलिक हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, आई का टैग ओपन करूंगा और स्टेटमेंट्स का वर्ड उसके अंदर लिखूंगा और क्लोज कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। तो ये आपने देखना है, मैं अगर जूम कर देता हूँ आपको, स्टेटमेंट क्या हो गया है, इटैलिक हो गया है। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरा जो वर्ड है वो बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसको डबल टैग्स के अंदर लिख देंगे। कैसे, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो डिस्क्राइब का वर्ड है वो क्या हो, बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बोल्ड लिख लूंगा। ये आप पर है, आप पहले इटैलिक लिख लें या बोल्ड लिख लें, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले बोल्ड लिख लिया, अब बोल्ड के अंदर मैं एक नया टैग लिखूंगा इटैलिक का, ठीक है। अब इटैलिक के टैग के
अंदर मैं इस कंटेंट को लिखूंगा। यहां पर नोट कर रहे हैं आपने, एक मिनट, पहले मैंने बी का टैग लिखा, उसके अंदर मैंने आई का टैग लिखा। अब वहां अंदर मैंने आई के टैग के अंदर डिस्क्राइब को लिख दिया। अब आपका डिस्क्राइब क्या होगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड भी हो गया है और इटैलिक भी हो गया है। अब क्या हो अगर मैं डिस्क्राइब को उठा के बी के टैग के स्टार्ट, जैसे मैंने बी का टैग लिखा था ना, तो यहाँ पर लिख दूं और आगे आई का टैग, तो क्या होगा, वो सिर्फ बोल्ड होगा, इटैलिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इटैलिक का टैग बोल्ड के अंदर तो है लेकिन उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, समझ लगी आपको? तो आपने ये खास तरतीब देखनी है अपना काम वर्क करते हुए। और यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखना है, आपने ऐसा नहीं करना कि बी का टैग बाहर था ना, आपका बेस था, यानी कि वो बड़ा था यहाँ पर। अब यहाँ पर आई का टैग अंदर था, नेस्टेड था, यानी कि, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप आई का टैग लिखें और बंद आप उसको बाद में करें। यानी कि आपने क्या किया है, आई का टैग बाद में आपने ओपन किया है और क्लोज बाद में किया है। ऐसा आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, जो टैग जैसे लिखा है उसको पहले बंद करना है, फिर उसके बाद अगले को बंद करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग और ईएम का टैग, एम्फसाइज। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और ईएम सेम बी और आई के टैग की तरह ही है, सेम वही वर्किंग है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, बोल्ड कर देता है, और ईएम क्या करता है, इटैलिक कर देता है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर इन दोनों की वर्किंग सेम है तो फिर ये लैंग्वेज ने डबल डबल टैग्स क्यों दिए? तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले जब लैंग्वेज HTML5 नहीं थी तो उससे पहले क्या था, मैसेज, ठीक है, तो जब HTML5 नहीं थी आपके पास तब क्या चीज यूज होती थी, बी और आई का टैग यूज होता था, किस लिए, बोल्ड और इटैलिक करने के लिए। लेकिन बताया था कि स्ट्रॉन्ग और ईएम का टैग सेम जैसे बी का और आई का टैग है वैसे ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग का टैग अकेला स्ट्रॉन्ग का क्या करता है, वो बोल्ड कर देता है, और ईएम का टैग क्या करता है, इटैलिक कर देता है। ये रिप्लेस क्यों हुए HTML5 के अंदर, रिप्लेस नहीं अल्टरनेटिव आया है, इसलिए कि हमें पता चल सके कि कौन सी पैराग्राफ में चीज स्ट्रांगली हम उस पर एम्फसाइज करना चाहते हैं और कौन सी चीज है जिस पर हम वैसे ही एम्फसाइज करना चाहते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये चीज कहाँ पर की है मैंने, डिस्क्राइब एनी सेट। तो डिस्क्राइब एनी सेट आपके पास स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर इसी को मैं इटैलिक भी करना चाहूँ तो मैं ईएम का टैग भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ईएम का टैग से वो इटैलिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ज्यादा नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ एक मार्क का टैग पढ़ना है क्योंकि वो आपके असाइनमेंट के अंदर यूज हो रहा है। तो मार्क का टैग यहाँ पर मैंने यूज किया है। मार्क के टैग के अंदर वो क्या करता है, हाईलाइट कर देता है किसी भी चीज को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आवर वेब पेजेस एंड पैराग्राफ, इसको मैंने मार्क के टैग के अंदर रख दिया। तो मार्क के टैग ने उसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पर आप उसको हाईलाइट देख सकते हैं। तो आपकी असाइनमेंट जो है वो ये वाली है, आपने ये असाइनमेंट बनानी है। इसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि कौन सा हेडिंग कहाँ पर है और कितने नंबर हेडिंग यूज हो रही है, ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, और जो चीज़ बोल्ड है या जैसी नज़र आ रही है आपने वैसी ही बनानी है। ठीक है, क्लियर है?